हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीट 2018 के पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखने वाला हूं। टोटल 30 जो सीडीपी के क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, उसका सॉल्यूशन आपको दिखेगा। यह लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। तो बिल्कुल हेरिडिटी जहां आपको दिख जाए, जी हाँ, वहां पे आपको क्या करना है? जीन के साथ जाना, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से दिए गए आईक्यू स्तर में, देखिए सिंपल सी बात है कि किस वर्ग तक, देखिए किस कैटेगरी को आप जो है पढ़ने योग्य मान लोगे? 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। तो देखिए, जो भी बच्चा, जिस बच्चे की आईक्यू 70 या 70 से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 70 या 70 के इक्वल होगा, वो पढ़ने के लायक माना जाएगा। यानी कि 70 से ऊपर जो भी बच्चा होगा उसे आप क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। किस स्कूल में? सिंपल नॉर्मल स्कूलों में, जहाँ पे साधारण बच्चे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि ए इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज किसने दिया था? सिंपल सी बात है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना बताना है कि किसे माना गया है। तो देखिए, सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि का जो है श्रेष्ठ जनक किसे माना गया है? तो ये जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और इनकी किताब भी बहुत मशहूर किताब भी आई है, आप उसे पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। स्कीमा का तात्पर्य क्या है? मीनिंग ऑफ स्कीमा क्या होता है? तो देखिए, स्कीमा का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जो है आप रखते हो, लंबे समय तक याद रखते हो। सपोज कर लो कि आपके 5 क्लास में एक जो है मैडम थी, जो कि बड़े प्यार से बच्चों को सिखाती थी मैथमेटिक्स। तो बहुत दिनों के बाद भी अगर वो मिलती है और आप उन्हें पहचान लेते हो, किसके कारण? स्कीमा के कारण। तो 27 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी लंबे समय की स्मृति में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। यानी कि आप जो है अच्छे अमाउंट में जो है इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एडजस्ट कर लेते हो, गजनी की तरह नहीं। समझ रहे हो? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में गए हो और टीचर ने आपको खड़ा किया और आप मैम है कि सर भूल गए, है ना, 15 मिनट में गजनी की मेमोरी चली जाती थी। ऐसे नहीं, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, उसे बोलते हैं स्कीमा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और 26 में देखिए, आपको मैं छोटा सा 2 एग्जांपल दूंगा, उससे आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म चलन कौशल। यहाँ से आप हिंदी देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है वैसे काम, महीन काम जो कि ज़्यादा मेहनत लगता हो। जैसे कि अगर कोई सुनार ज्वेलरी बना रहा है, तो उसमें क्या है? बहुत ही आपको बारीकी से काम करना होगा, वो फाइन मोटर स्किल में आएगा। या फिर जब बच्चा लिखता है ना, राइट करना, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? फाइन मोटर स्किल होगा। बच्चा जो है अपने दोनों उंगलियों से किसी चीज़ को पकड़ करके उसे काम में ला रहा है, तो वो फाइन मोटर स्किल होगा। लेकिन देखना, बच्चे जो है सबसे पहले क्या करते हैं? वो जो है दौड़ना, चढ़ना, कूदना, ये सब क्या है? ये इजी है, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मसल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल है, ये आपका कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। हियरिंग लॉस को जो है किस टर्म में मेजर किया जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा डेसिबल में। जी हाँ, डेसिबल को जो है ऐसे लिखा जाता है डी और बी में। ये इसका राइट आंसर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग में नहीं लाए जाने वाली सहायक सामग्री है? तो देखिए, कौन नहीं लाया जा सकता, वो आपको बताना था। तो देखिए, आप लार्ज प्रिंट बुक ला दोगे तो इससे बच्चे का काम हो जाएगा डेफिनेटली। और कंप्यूटर की किताबें ला दोगे जिससे वो सुन सकेगा, बिल्कुल। और वाणी संश्लेषक से भी जो है, जो नहीं देख सकते हैं, तीनों उनके काम की चीज़ है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, यह काम का नहीं है। जैसे कि देखो, आप एनसीईआरटी की बुक क्लास में पढ़ते हो, लेकिन देखना 9th-10th में जो मैथ के लिए आपने आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक पढ़ी होगी। तो ये क्या है? ये इसका क्या है? सप्लीमेंट्री बुक है। तो ये जो होगा, ये ऑप्शन इसमें क्या है? इनकरेक्ट है। वैसे बाय द वे मैं बता दूं, रीट में सारे विद्यार्थियों का इसका नंबर मिला था पिछले साल 18 में। सारे लोगों का कोई भी ऑप्शन आपने सही किया हो उसे सही मान लिया गया था। डी भी इसका
टोटली जो है राइट आंसर नहीं है, इसलिए सारे लोगों को इक्वली नंबर दे दिया गया था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? तो देखिए, जैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो जहाँ पे आपको दिखेगा सामाजिक, सोशल, और जैसे बोलते हैं ना सचिन का नाम आने के साथ आप क्रिकेट का नाम, सचिन का नाम एक साथ दोनों आते हैं ना, उसी तरह से जहाँ आपको सोशल दिख जाए वहाँ पे आपको वाइगोस्की दिखना चाहिए, यानी कि 23 का क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 23 का जो क्वेश्चन है वह है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के जनक कौन थे? तो देखिए, बहुबुद्धि थ्योरी यहाँ से आप देख सकते हो कितने हैं, काउंट कर लोगे आप, यहाँ से 4, यहाँ से 4, टोटल 8 हैं। और देखिए गार्डनर ने क्या कहा था, गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो ये जो राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए, मीनिंगफुल यानी कि जिसका कोई मतलब निकले, बच्चा पहला वर्ड ऐसा कब बोलता है? देखिए, वो बहुत कुछ चीज़ें बोलता है जो कि कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन जैसे ही वो 12 से 13 महीने का हो जाता है, यानी कि 1 साल से बड़ा हो जाता है, तो वो मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। 10 से 13 महीने में वो मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो देखिए, यह जो है आपको कहाँ दिखेगा, यह दिखेगा आपको ऑप्शन बी के साथ, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जो है बच्चे लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और वो हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मौलिक स्तर का यूज करते हैं, वो अपने दिमाग का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। गाड़ी स्पीड क्यों चलती है, साइकिल उतना स्पीड क्यों नहीं चलता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? देखिए, ये जो है स्पेशल एजुकेटर की बात कर रहा है। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह कौन सी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है? तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, एक वर्ड आपको दिखा होगा पुनर्वास, और यहाँ पे दिखा होगा पुनर्वास, और किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा ये, और बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिक के साथ जाओगे, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आंसर। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है स्पेशल एजुकेटर को क्या करती है, ट्रेनिंग देती है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिफरेंट एबल पीपल को पढ़ाने के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है किसने दिया था? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा, कोहलर ने ये थ्योरी दिया था। सी इज द राइट आंसर। अभी आपने पढ़ा था गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए है, फार साइडनेस के लिए है? तो देखिए, फार साइडनेस के लिए जो है आपको हाइपरोपिया, जो हाइपरोपिया है ये होगा इसका सही आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें स्वयं को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज़्यादा बच्चियों में, बालिकाओं में पाया जाता है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यह सिंपल सा आंसर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एक तरह का जो सिचुएशन है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने आप को फास्ट यानी कि हंगर पे रखते हो। आगे बढ़ेंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति संप्रेषण में कमी, यानी कि वो आपसे बात नहीं करता है, खुद में ही जो है कोई चीज़ को रिपीटली बार बार करते रहता है। तो देखिए, ये जो है ऑटिज्म में आपको दिखेगा, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, सोसाइटी से दूरी बनाता है, सोशल वो नहीं रहना चाहता है, वो क्या करेगा, अकेले में रहना चाहेगा, अलोन रहना चाहेगा, और वो खुद से जो है अपने से खेलना पसंद करता है, वो अपने से चुपचाप वो रहना पसंद करेगा, और वो बार बार इस तरह की चीज़ों को करता है। तो यह क्या है, से सब स्वलीनता। स्वलीनता मतलब खुद में लीन रहना, है ना, खुद में लीन रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। देखिए, विरोधाभासी मतलब करूं ना करूं, ये कर दूं वो कर दूं, ऐसी सिचुएशन में अगर एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर उसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है, तो यह कौन सी परिस्थिति होगी? तो देखिए, बच्चा क्या करना चाह रहा है, अप्रोच करना चाह रहा है टीचर को कि सर मैंने होमवर्क नहीं बनाया, और वह
या बोलने से भी डर रहा है कि कहीं सर ने अगर ठुकाई कर दी, पिटाई कर दी तो क्या होगा। तो देखिए दोनों चीज़ों से वो डरना चाहता है। तो क्या कर, देखिए कभी कभी होता है ना कि क्लास में होमवर्क आपने बनाया या नहीं, तो आप क्या करते हो, सर में दर्द था, पेट दर्द था, या फिर घर में आप कोई बहाना बना देते हो, भाई का बर्थडे था, तो ऐसे में क्या करते हो, आप अवॉइड करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या है, विरोधाभास में है कि वो चाहता है कि सच सच भी बता दे और पिटाई भी ना हो। तो ये होगा सी नंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ों, कार्य तथा लाभ में बदल सकता है। तो देखिए, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, यह एक टोकन व्यवस्था है। जेल में इस तरह की चीज़ें चलती है। जेल में क्या होता है ना कि वहाँ पे एक जो है आपको प्लास्टिक मनी दिया जाता है, प्लास्टिक का साइज़ का, वो 10 रुपये के बराबर, 20 रुपये के बराबर, उससे आप सामान, आप पैसे देकर वो टोकन ले लो, टोकन से ही आप जो है घर जो जेल में है खाना पीना, जो है एक्स्ट्रा कुछ खाना पीना, बिस्किट वगैरह, वो आप ले सकते हो। तो यह स्कूल में या फिर घरों में कैसे काम करता है, देखिए जब आप अच्छे से काम करोगे तो मैम देखना टिक लगाने के बाद या सर साइन भी करते हैं और क्या कर देते हैं, आपको गुड लिख देंगे, है ना, या स्माइली बना देते हैं कि चलो ऐसे करके अरे बहुत अच्छा आपने किया। तो देखिए जब 10 स्माइली हो जाती है तो आपको जो है कुछ रिवॉर्ड मिलता है। 100 स्माइली हो गई तो आपको क्या किया जाता है, आपको जो है कोई गिफ्ट किया जाता है, कोई बुक वगैरह गिफ्ट कर दी जाती है। या 150-200 स्माइली हो गई तो आपको साइकिल वगैरह जो है दिया जाता है। तो ये क्या है, टोकन इकोनॉमी है। ये सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, टोकन, यानी कि ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको तीव्र इच्छा भी हो रही है खाने की या फिर किसी भी चीज़ को जो कि क्या है, अनैतिक है, अनैच्छिक है, गलत है, मतलब उसे जो है मोरालिटी का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, वह तुरंत इसे पूरा करना चाहेगा। तो देखिए सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में आदमी जो चाहता है कि वो साधु बन जाए, संत बन जाए। यानी कि अगर क्लासरूम में सारे बच्चे चोरी कर रहे हैं और चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे, सेंट बने रहोगे और बिल्कुल चोरी नहीं करोगे और अपना जो आता है वही आप लिख के आओगे, तो ये है संत आदमी। लेकिन ईगो क्या है, वो है थोड़ा सा जो है चुलबुलापन है। लेकिन यहाँ पे उसे हर हाल में पूरा कौन करेगा, ईद करेगा, यानी सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के अधिकार अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते हैं। तो देखिए एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना, देखिए ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि पाठ्यक्रम को सिर्फ पूरा कराना शिक्षक का कार्य नहीं है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशनों में व्यस्त रखना चाहिए। देखिए जहाँ भी ट्यूशन आपको दिख जाए ना, या फिर अलग से पढ़ाने की बात, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये भी गलत है, लेकिन यह सेमी गलत है, यह पूरी तरह से गलत है, और ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना, बाहर में पढ़ाना, ये सब क्या है, गलत चीज़ें हैं। शिक्षक को ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति, यानी कि द हाईली इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच, जिस पर बेंडूरा, देखिए बेंडूरा और वॉल्टर ने बल दिया था। तो यह किस चीज़ पे दिया था, निरीक्षण युक्त अधिगम, अनुकरण पे यह बल दिया था। जी हाँ, बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, 10 का बी। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर आपको जो है बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है। और यहाँ पे देख सकते हो, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर सपोज कर लो, देखिए ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, बट सपोज कर लो कि कोई आदमी ये काला है, तो वो देखना उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, वो लोगों से बात करने में हिचकिचाएगा, कतराएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हीन भावना होती है। ये क्या होगा, हीन भावना, यानी कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को किसने सबसे पहले बताया था, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो होगा एल्डर। अल्फ्रेड एल्डर ने सबसे पहले इस बारे में बात की थी, यानी कि डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे बच्चा जो है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, सामने में फेस नहीं कर पाता है लोगों को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के दृष्टिकोण में अंतर करने में अयोग्यता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, देखिए यह बाल्यावस्था सबसे पहले 2 से 5 साल के बीच के एज को बाल्यावस्था बोलते हैं। और यह कब होगा, इसे बोलते हैं आत्म केंद्रस्थ, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म होगा बच्चे में, जिसमें वह जो है अपना दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण में जो है अंतर नहीं कर पाएगा। यानी कि आपको बिस्किट खानी है, उसे लगेगा कि सारे लोग इसे खाना चाहते हैं, इसलिए वह बिस्किट को फटाफट खा जाएगा। यानी 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से शिक्षक क्या लागू नहीं करना चाहिए, शिक्षक को क्या लागू करना नहीं चाहिए। तो देखिए
सबसे पहला ऑप्शन डी को देखिए, जहाँ पर रिवॉर्ड की बात की गई है और बिल्कुल थॉर्नडाइक ने कहा है कि रिवॉर्ड देना चाहिए, तो ये तो आपका क्या है, नहीं खोजना है, नेगेटिव चीज़ को खोजना है। तो ये तो बात की गई है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, तो ये आपका नहीं होगा। उचित अभ्यास और ड्रिल, बिल्कुल प्रैक्टिस की बात की गई है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों को तैयार करना, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात भी थॉर्नडाइक ने की है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपको पूछा गया है क्या नहीं है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, तो देखिए खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड का यूज जो है थॉर्नडाइक ने नहीं किया है, और डिस्कवरी ये राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं जो है पूरे सेंटेंस को चेंज कर देता है, याद रखिएगा इस बात को। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, क्रिया यानी कि एक्शन अप्रोच कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ए के साथ। ये क्या करता है, मैं एक सेकंड आपको बता दूं, सॉरी, यह जो होगा क्रिएटिव होगा, यहाँ पे क्रिएटिव नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी छूट गया है, यानी इसका जो राइट आंसर था वो डी होगा। रचनात्मक कार्य करोगे, जब आप क्रिएटिव कार्य करोगे वही इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली ये नीचे चला गया है, इसका आंसर डी होगा, आप मिला लेना। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता एवं शिक्षक कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो देखिए लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देकर बिल्कुल देना चाहिए आपको, जो है जेंडर एजुकेशन देना चाहिए, कोई भी हो। उचित वातावरण पैदा करना, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो आपको क्रिएट करना ही चाहिए, जहाँ पे बच्चे फील फ्री होकर जो है टेंशन फ्री होकर पढ़ सके। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, बिल्कुल जब जब उसे ज़रूरत पड़े काउंसलिंग या फिर कोई चीज़ में उसे दिक्कत आए तो आपको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रात्मक, जहाँ पे भी आपको मात्रात्मक यानी कि क्या दिखे, क्वांटिटिव की बात की जाए तो देखिए विकास नहीं होगा। देखिए आप जो है लंबे हो रहे हो एज के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, आप हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ रहे हो 2 महीने में, तो ये क्या है, ये क्वांटिटिव विकास है। लेकिन ये विकास को भी जो है, ये जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप बढ़ रहे हो, ये विकास में भी गिना जाता है। और आप क्लास 1 से लेकर 5 में चले गए हो, इस दौरान आपने 3 साल में बहुत चीज़ों को सीखा, ये भी विकास में आएगा, जो कि आप गिन नहीं सकते हो। तो विकास में दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन वृद्धि में सिर्फ क्या होगा, क्वांटिटिव आएगा। क्वांटिटिव मतलब मात्रात्मक, 1 केजी चीनी, 1 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हो 1 मिलीमीटर या फिर 1 लीटर, तो क्वांटिटिव इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब देखिए स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं, तो देखिए स्वलीनता को समझने के लिए एक मूवी आई थी बर्फी, आपको देख लेनी चाहिए, आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, स्वलीनता के लक्षण कौन है, तो स्वलीनता के लक्षण आपको कहाँ दिखेंगे, यहाँ से देख सकते हो। स्वलीनता के सारे चीज़ हैं, वो सबसे पहले सोशल से दूर भागेगा, पुअर सोशलिज्म उसके अंदर होगा, स्टीरियोटाइप बिहेवियर करेगा, वो एक ही तरह की चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा, कमज़ोर यानी कि वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, और ये सारी चीज़ सही हैं, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप ये मूवी देख लोगे बर्फी, तो आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जो है 2 लोगों से दूर रहती है, बात नहीं करना चाहती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूनम की क्रॉनिकल और मेंटल एज 9 साल है, 9 ईयर है, तो उसकी आईक्यू क्या होगी, तो देखिए आईक्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, मेंटल जो एज है MA/CA होता है, मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज एक ही है, तो आईक्यू क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे 9/9 यानी कि 1 आ जाएगा, ये 1 × 100 यानी कि 100। और 100 का जो देखिए आप यहाँ पे आईक्यू का क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो देख सकते हो आप, एवरेज है ये, कहाँ पे 90 से 109 के बीच में को क्या बोला जाता है, एवरेज। तो ये बच्चा क्या होगा, पूनम क्या होगी, वो एवरेज होगी, यानी कि सी का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है, तो देखिए योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, देखिए जो जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में पढ़ाना, देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है, इसे रहने देते हैं। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, ये तो सही चीज़ है, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों को छोड़ देना चाहिए, नहीं, बच्चों को आपको नहीं छोड़ देना चाहिए। और शिक्षण विधियों का समायोजन करना, ये भी सही है, लेकिन देखिए 2 इसमें गलत है, एक तो पहला वाला गलत है, एक तीसरा वाला गलत है, लेकिन तीसरा वाला सबसे गलत है। बच्चे को खुद से पढ़ने छोड़ दोगे, जो कि अलग अलग विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले हैं, आपको क्या करना होगा, उन्हें समझाना होगा, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग ढंग से आपको डील करना होगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं था, सी इसका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।